नहीं कर सके या बीच में एब्सेंट रहे हैं, लेट ज्वाइन किया है, इवन क्वेश्चंस लाइक दिस के वेयर आर द मार्केटिंग चैप्टर्स इन द बुक, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो खैर उसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो मैं दोबारा से कोर्स आउटलाइन के ऊपर जा रहा हूं, ठीक है। मेरी आवाज़ और स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है एंटरप्राइज मैनेजमेंट। अगर इसकी आप कोर्स आउटलाइन देख लें, पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में मैंने ये रिव्यू किया था, ठीक है, और आई बिलीव इट्स बीइंग लाइक मोर देन 3 मंथ्स, ठीक है। और इवन यहाँ तक भी है कि स्टूडेंट्स दे आर सेइंग कि वन ऑफ द स्टूडेंट he couldn't understand from the last 3 months, and now he realizes after 3 months that he couldn't understand even a bit of what I teach you people. So that's really like a very bold statement and saying that okay, you haven't understand, so it's not my mistake. For the last 3 months you haven't understand anything. So it's literally like a spoon feeding कि आपको एक एक चीज जो है वो बारीक बीनी से आपको बताया जाए। इवन आई वॉज थिंकिंग कि मैं अपनी जो स्लाइड्स हैं उनके ऊपर बुक का पेज नंबर भी लिखूं ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि ये बुक के कौन से पेज नंबर के ऊपर ये टॉपिक है। इट शुडंट बी लाइक दैट, कि एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या चीज़ बुक से है। इस वजह से मुझे आज ये महसूस हुआ कि मैं दोबारा से आपको बताऊं कि एंटरप्राइज मैनेजमेंट और उसका कोर्स क्या, कोर्स आउटलाइन क्या, क्या हमने पढ़ लिया, क्या नहीं पढ़ लिया, ठीक है। There are a few complaints, not all of them. I would say अगर मैं इसको परसेंटेज करूँ तो 5 to 7% ये complaints आई हैं, ठीक है। तो इस वजह से आई एम गोइंग वेरी क्लियरली एंड क्लोजली। इवन 2 महीने गुजरने के बाद भी स्टूडेंट्स बाज ये कहते थे कि सर फर्स्ट टाइम मेरी क्लास है, 2 महीने 2-2.5 महीने के बाद, तो उसमें टीचर तो नहीं कुछ कर सकता कि आपकी अगर 2-2.5 महीने बाद आप एनरोल हो रहे हैं और फर्स्ट टाइम आपकी क्लास है और आपको मैं बताऊं कि आप क्या क्या, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इन टच हों, पूछें। आप जिस रिस्पेक्टिव कैंपस से हैं वहाँ के कोऑर्डिनेशन से, वहाँ के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनसे रब्ता करें। कोई क्लास का सीआर होगा उससे रब्ता करें, उनसे पूछ लें क्या है, ठीक है। बट स्टिल अगेन मैं दोबारा से नए सिरे से जा रहा हूँ आपकी कोर्स आउटलाइन पे। ये आपकी, आप देख सकते हैं स्क्रीन में सारी शेयर की है। ICMAP की जो आपकी वेबसाइट है वहाँ पे अगर आप एंटरप्राइज मैनेजमेंट की आप सर्च दे दें कोर्स आउटलाइन, तो ये कोर्स आउटलाइन वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये कोर्स आउटलाइन वहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है। एंटरप्राइज मैनेजमेंट के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। पार्ट ए, बी, सी और डी। कल वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है, उनसे मेरी बात हुई है। सो आई स्टिल डोंट नो, मुझे कल पता लगेगा कि हाउ लॉन्ग इज आवर टीचिंग। और मेकअप का भी मैंने कहा हुआ, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया क्लासेस हमारी मिस हो गई हैं, तो जो ही कोऑर्डिनेशन से मुझे भी मिल जाएगी तो उसके साथ साथ मैं आपको मेकअप का भी बता दूंगा और कब तक हमने पढ़ना है ताकि हम उसके अंदर बाकी 2 पार्ट्स को फिनिश कर सकें, ठीक है। पार्ट ए अगर देख लें आपका, तो ये ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ठीक है। इसकी वेटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी है, 35% है। ये अभी हमने नहीं किया। पार्ट ए एंटरप्राइज मैनेजमेंट का जो मैनेजर लेवल 1 है, M2 इज द कोड एंटरप्राइज मैनेजमेंट मैनेजर लेवल 1। पार्ट ए ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं किया हमने, ठीक है। पार्ट बी आपका रिलेटेड टू ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बड़ा डिटेल के अंदर हमने कर लिया है, ठीक है। पार्ट बी ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये हमने कर लिया है, ठीक है। और अगर आपकी बुक के अंदर देखें तो चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14 ऑफ योर बुक, ठीक है, वो आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड 2 चैप्टर्स हैं जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद है, ठीक है। और स्क्रीन सारी मैंने शेयर की है, इस लिहाज से मैं आपको ये भी बताता चलूँ बुक इवन कहाँ पे है। गूगल ड्राइव भी मैं आपसे लिंक कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। एंटरप्राइज मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसी में चैप्टर्स की जो 13 एंड 14 है उसी नाम से स्लाइड्स आपकी ग्रुप पे भी हैं, जो ड्राइव है ड्राइव पे मौजूद हैं।
उसको भी मैं अभी यहाँ से एक्सेस करूँगा और आप लोगों को बता दूंगा कि क्या है। सो ये चैप्टर नंबर 13 है जो आपकी बुक में से, और बुक का भी टाइटल आपका ये है कि HR थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन। अब इवन अगर मैं पेज नंबर बताऊँ तो 383 पेज के ऊपर आपका चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, इसको मैं रिवाइज करा चुका हूँ कि ये क्या है, और ये सारी चीज़ें आपकी बुक से रिलेटेड हैं। ये सारी स्लाइड्स भी ड्राइव के अंदर मौजूद हैं, और इस ड्राइव का लिंक जब चैप्टर 13 पढ़ा रहा था तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ड्राइव का लिंक यहाँ पे मौजूद है, जो मैं कई क्लासेस में डिस्प्ले करता रहा हूँ। ठीक है, आज मैं ड्राइव में भी एक्सेस करूँगा और वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 एंड 14 ये दो चैप्टर हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये बुक के अंदर ये आपके ड्राइव के अंदर भी मौजूद हैं, और एक और इससे रिलेटेड है जो इंट्रोडक्शन टू HRM है, ये भी आपकी गूगल ड्राइव पे मौजूद है, वहाँ से भी एक्सेस कर लेंगे और आपके मैं क्वेश्चंस ले लूँगा। ठीक है, तो ये HR का पार्ट जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये हम कर चुके हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर थ्योरीज आती हैं, रिम्यूनरेशन है, अदर फैक्टर्स हैं, HR मैनेजमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, HR प्लान है, एथिकल बिहेवियर ये हम कर चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस, गुड HR प्रैक्टिसेस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अप्रेजल ये हैं, और ये चैप्टर नंबर 13 एंड 14 के नाम से मौजूद हैं, और जो यहाँ पे भी मैंने आपको डिस्प्ले कर दी ये है। जो पहला था इंट्रोडक्शन का, उसमें सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन दी थी कि इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि जब स्टार्ट कराने से पहले इवन चैप्टर 13 14 से हमने ये कुछ स्लाइड्स देखी थी, जो आप कह सकते हैं 11 स्लाइड्स ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थी। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड्स भी ऑलरेडी आपके पास वेबसाइट पे मौजूद है। ठीक हो गया। अफजाल अहमद, लेट मी फिनिश। ठीक है, मैं पूछता हूँ कि रिकॉर्डेड क्यों नहीं आप ओपन हो रहा, इसके बारे में कोऑर्डिनेशन ही जवाब दे सकेगी। मैं आपका क्वेश्चन से पूछ लेता हूँ, देखता हूँ कि वो क्यों नहीं ओपन हो रहा। ठीक है, अब इशू ये है कि मैं कुछ और बता रहा हूँ और आप लोग कुछ और एड्रेस कर रहे हैं, और मीन वाइल आई एम टेलिंग समथिंग। मैं एक लेक्चर को लेके जाना चाहता हूँ, और अफजाल को ये है कि मेरे क्वेश्चन को पहले एड्रेस कर लें आप। ठीक है, मतलब दैट्स द एटीट्यूड ऑफ यू पीपल, बिल्कुल चाइल्डिश एटीट्यूड है। इट्स लाइक स्पून फीडिंग में करूँ आपको एक एक चीज़ बताऊँ, तो ये वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 13 और 14 आपकी बुक के अंदर से 13 383 पेज के ऊपर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 14 जो है वो चैप्टर आपकी बुक के अंदर ही, जो आपकी बुक है उसमें से 417 के ऊपर चैप्टर नंबर 14 है। बुक कौन सी है क्लास, ये बुक भी आप अगर गूगल करें वेबसाइट के अंदर मौजूद है। ये जो बुक आपकी है BML 302 एंटरप्राइज मैनेजमेंट www.riaz-academy blogspot, ये वाली बुक आपकी ऑनलाइन मौजूद है, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये बुक है। ठीक है, ये कंप्लीट डबल पेज आपके बुक के जो है इसके अंदर, और ये सारा इस बुक के अंदर से है। ठीक है, इट्स 241 इफ यू मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो इट्स 482 पेजेस की ये बुक है, क्योंकि एक पेज के ऊपर 2 पेजेस हैं इस बुक के। तो ये सारी बुक के अंदर है। अगर मैं जाऊँ चैप्टर नंबर 13 एंड 14 पे, विल कम टू नो चैप्टर नंबर 11, जैसे कि हमने मार्केटिंग से रिलेटेड पढ़ा, 11 मार्केटिंग का भी यहाँ पे मौजूद है। 10 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग हम देख चुके हैं। ठीक है, दिस इज इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग हम कर चुके हैं 10 11 12 and 13 14। now I'm discussing 13 and 14, so that's why I would go directly to the 13। ठीक है, जो HR से रिलेटेड है। ये आ गया चैप्टर नंबर 13 आपकी बुक का। ठीक है, इस बुक को ही ओपन करके मेरी स्लाइड्स को आप क्रॉस चेक कर लें तो आपको पता लग जाएगा। चैप्टर 13 इज HR थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन, उन्हीं की स्लाइड्स बनी हुई है, बल्कि स्लाइड्स इवन यहाँ से ही बनी है, इधर से ही बनी हुई है। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन टू HRM है उसकी स्लाइड्स मैंने अलग बताई हैं, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर हमने चीज़ें देखी हैं। और ये आपके चैप्टर नंबर 14 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो इस बुक से यहाँ पे मौजूद है।
ठीक है। अच्छा, ये तो हमने कर लिया ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड पार्ट ए, ठीक है। पार्ट बी है, ये फिनिश हो चुका है दोनों, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। पार्ट सी जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट है, और इसकी वर्थ आप देख सकते हैं 25% है। पार्ट बी कर चुके हैं, पार्ट सी भी इवन कर चुके हैं, एंड सी इज रिलेटेड टू मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। मार्केटिंग एंड बिजनेस स्ट्रेटजी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एनवायरनमेंट, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। और मार्केटिंग प्लान्स, ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट मार्केट, ये हम कर चुके हैं। तो दो पार्ट बी एंड सी, बी इज रिलेटेड टू एचआर एंड सी इज रिलेटेड टू मार्केटिंग, हम फिनिश कर चुके हैं। अगर वेटेज हम देख लें तो 45% ऑफ वेटेज हम इसकी फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। वी आर रिमेनिंग विद द 55%, यू कैन से 50% हो गया और 50% हमारा कोर्स रहता है, ठीक है। सो पहला जो है वो ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ए पार्ट, और पार्ट डी इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो ये दो पार्ट हमारे रहते हैं। पार्ट डी जो है इट्स रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, इसकी वेटेज कितनी है आपकी 20% है। और पार्ट ए जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट, जो अब मैं स्टार्ट कराऊंगा, जिसकी वेटेज है 35%। आज हो गया तो आज स्टार्ट करूंगा, नहीं तो कल से इसको पार्ट ए को मैं स्टार्ट कराऊंगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो मेरी गूगल ड्राइव है, जिसका लिंक मैंने कई दफ़ा स्लाइड्स पे शेयर कर दिया है। दैट्स द लिंक ऑफ द गूगल ड्राइव, ठीक है। इस लिंक को मैं आज की भी स्लाइड्स पे कॉपी करके लास्ट में आपको इसमें भी डिस्प्ले कर दूंगा, जिनको चाहिए वो इस लिंक को देख सकते हैं, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर हम जो है वो चैप्टर नंबर 11 है, इसको हम देख रहे हैं। मैं इवन आपको ये लिंक भी आप गूगल ड्राइव का देख लें, जो आप अभी आपके सामने कॉपी की है, इसको प्लीज़ आप देख लें, एक्सेस कर लें, और इसको आप गूगल ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया क्लास, होपफुली सबके पास क्या ये होगा, ठीक है। अब अगर मैं गूगल ड्राइव पे चला जो आई बिलीव आपको कोर्स और टाइम समझ आ गया नहीं है, इसका लिंक भी यहाँ पे है, इसको आप देख लें, लेक्चर भी आपके पास है। और यहाँ से सिंपली आप गूगल एंटरप्राइज में इसको एक्सेस
अच्छा, गूगल ड्राइव का लिंक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, होपफुली सबके पास है, नहीं तो दोबारा से मैं शेयर करूँ दैट्स द लिंक। ठीक है, ये गूगल ड्राइव है जो लिंक मैंने आपको दिया एंटरप्राइज मैनेजमेंट के। अगर आप फोल्डर पे क्लिक करें, ठीक है, ये आपके पास एंटरप्राइज मैनेजमेंट का फोल्डर आ रहा है, जिसके अंदर एडवांस जो फ्रंट पे आपकी बुक है, ठीक है, रिवीजन समरीज हैं, ये रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं, ऑल्दो दीज आर ओल्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, एंटरप्राइज मैनेजमेंट के बारे में डिटेल है, सैम्पल स्ट्रैटेजीज हैं, बिल्डिंग द बैलेंस स्कोर कार्ड, ये एक आर्टिकल मौजूद है। ठीक है, और ये एंटरप्राइज मैनेजमेंट की जो है वो कुछ रिकमेंडेड बुक्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब अगर दोबारा से आप मैन एंटरप्राइज मैनेजमेंट में आ जाएं, इसको दोबारा क्लिक करें, तो यहाँ पे ऊपर आपके ये एक कैरियर पैक का है, HRM इन मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपकी ईज के लिए दिया था कि HR के अंदर मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, जहाँ पे पीपल मैनेजमेंट की आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ना पढ़ना चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए जो है यहाँ पे मैंने आप लोगों को दी हुई है कि अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक आपको अगर इशू होता है तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि HR के अंदर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, सो अगेन हम देख लें, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये आ गया आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट और HR। पहले मैं HR देखता हूँ क्योंकि HR हम पहले फिनिश कर चुके हैं। HRM का फोल्डर है, इस फोल्डर को आप क्लिक करें तो ये आपकी चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 की स्लाइड्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो जो चैप्टर मैंने अपने फोल्डर से निकाल के बताया था। और ये एक तीसरा है जो इंट्रोडक्शन टू HRM है, थ्योरीज ऑफ HRM। HRM की थ्योरीज क्या हैं, ये मैं आपको ओपन करके बता रहा हूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन है टू HRM, उससे रिलेटेड थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस की जो स्लाइड्स हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं अप टिल हेयर। ठीक है, 7 ऑफ द 7, दिस इज इंट्रोडक्शन टू HRM, एक ये स्लाइड्स, और चैप्टर 13 कंप्लीट डिटो कॉपी फ्रॉम योर बुक एंड चैप्टर 14 फ्रॉम योर बुक इज देयर। ठीक है, ये आपके काम की हैं, बाकी एडिशनल है। ठीक है, हाँ, एक ये चीज़ है, नोट्स चैप्टर नंबर 14 जॉब डिस्क्रिप्शन एनालिसिस की एक एग्जांपल, अगर जो स्टूडेंट शुरू से आ रहे हैं उनको पता है कि एग्जांपल मैंने दी थी, AA चैनल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, क्योंकि HR का हमारा टॉपिक था, हमने पढ़ा। और पर्सन स्पेसिफिकेशन, ये मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है, ये नोट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। 2 जॉब्स की हमने देखी थी, फिर दूसरा CBRE GWS बिजनेस मैनेजर सेल्स पाकिस्तान, अगेन कंपनी का इंट्रोडक्शन है, की अकाउंटेबिलिटीज, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, और ये नीचे उसकी जो है पर्सन स्पेसिफिकेशन है जो एजुकेशन के अंदर, ये वाला डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड है क्योंकि इट इज रिलेटेड टू HR। तो स्लाइड नंबर थ्योरीज ऑफ HRM चैप्टर 13 14 एंड दिस पेज नोट्स चैप्टर 14 लिखे हुए हैं, ये आपकी बिल्कुल कोर है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एडिशनल चीज़ें मैंने रखी थी। ठीक है, आई थॉट के वेरी इंथुजियास्टिक एंड, बट आई होप के मुझे निकाल लेनी चाहिए कि यू आर नॉट, यू आर कंफ्यूज इन अ बिट। तो अगर आप हैं तो स्टिल या मैं रिमूव कर दूं या फिर आप इसको खुद से देख लें। ये एडिशनल है, अलाइनिंग ह्यूमन कैपिटल, हार्वर्ड का एक आर्टिकल मैंने आप लोगों से शेयर किया था, इट इज रिलेटेड टू HR। HRM की पूरी बुक एक है। ठीक है, रेमंड एंड न्यूअल की, ये इसके अंदर मौजूद है, अगर आप इसको फर्दर एडिशनल रीडिंग करना चाहते हैं, इफ यू विश टू वांट टू, है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से और रिलेटेड नोट्स हैं, और फिर एक और आर्टिकल है मैनेजिंग योर मिड कैरियर क्राइसिस, ये इसके अंदर है। ये बुक है जो कंप्लीट सॉफ्ट कॉपी में 589 पेजेस की ह्यूमन रिसोर्स की बुक है। आप कोर्स से रिलेटेड अगर कोई चीज़ चाहते हैं तो इसको आप सर्च कर सकते हैं, नहीं चाहते जस्ट इग्नोर दैट वन। और ये मैनेजिंग योर मिड कैरियर क्राइसिस, ये भी HR से रिलेटेड है।
इफ आई वुड से चैप्टर 13 14 थ्योरीज ऑफ एचआरएम एंड नोट्स ऑफ चैप्टर 14 आपके कोर्स से फोकस्ड हैं। जो उन्हीं को देखना चाहते हैं देख लें, जो एडिशनल कहते हैं तो मैं रख देता हूँ, एल्स मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, दैट इज एचआरएम रिलेटेड टू एचआरएम। ठीक है, देन इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अगर फोल्डर पे आप जाएं तो ये अगेन आप लोगों को मैंने बताया था कि जो बुक है कॉटर एंड कैलर की, उसके सारी स्लाइड्स मौजूद हैं, एडिशनल नोट्स हैं, ये एडिशनल चीज़ें ना भी देखें आपको कोई मसला नहीं है। अब मार्केटिंग के अंदर जाएं तो एंटरप्राइज मैनेजमेंट मार्केटिंग आईसीएम में इस फोल्डर के अंदर जाएं तो आपके चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 की अपडेटेड फाइनल स्लाइड्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, वंस अगेन अगर मैं आपको बताऊँ मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे तो एक सब फोल्डर बना हुआ है इसके अंदर। बाकी इन जनरल आपकी सारी स्लाइड्स हैं जहाँ पे पड़ी हुई हैं, लेकिन जो आपसे रिलेटेड है वो सब फोल्डर एंटरप्राइज मैनेजमेंट मार्केटिंग। ठीक है, दैट्स द नेम ऑफ द सब फोल्डर एंटरप्राइज मैनेजमेंट मार्केटिंग आईसीएम में। और इसके अंदर चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 जो पढ़ाया है एग्जैक्ट राइट फ्रॉम योर बुक, ये इसके अंदर अपडेटेड मौजूद है। ठीक हो गया, यहाँ से आप इसको एक्सेस कर देते हैं। चैप्टर 12 जो है मार्केटिंग से रिलेटेड, वो जो है वो अभी करवाना है क्योंकि दैट इज द लास्ट चैप्टर, जो कि एक छोटा चैप्टर है। 11 चैप्टर वाज अ बिग चैप्टर, काफी बड़ा चैप्टर था। ठीक हो गया, आई बिलीव यू आर क्लियर अबाउट दैट। अच्छा जी, रिमूव मैं नहीं करा, लेकिन मेरी वॉइस अभी अभी क्लियर है, थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हुई है। मैंने कुछ मैसेज देखे हैं जो 2-3 मिनट पहले के हैं। अभी वॉइस कैसी है? वॉइस क्लियर है? ठीक है, मैं रिमूव नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को अपनी बुक को ओपन करें, पढ़ें, देखें और उससे टैली कर लें जो स्लाइड्स हैं वो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, एडिशनल है। आज कल फ्यूचर में महीने बाद आप जब देखना चाहें नोट्स इसमें से पढ़ सकते हैं एचआर से रिलेटेड। बाकी और मैं नहीं रखूंगा क्योंकि आई डोंट नो, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उनको इवन ड्राइव के अंदर भी इश्यूज आ रहे हैं कि थैंक यू जिलेबास, कि ड्राइव के अंदर भी जो है वो एक्सेस नहीं है, वहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आ रही है, ड्राइव के अंदर ये है वो, आई डोंट नो कि व्हाट्स द रीजन के व्हाई यू आर मेकिंग सो मेनी इश्यूज रिलेटेड विद दैट। सिंपल ड्राइव, यहाँ पे फोल्डर है एंटरप्राइज मैनेजमेंट का, एंटरप्राइज मैनेजमेंट के फोल्डर को आप क्लिक करें अगेन तो ये ऊपर सारे आपके फोल्डर्स हैं जो अभी तक हैं, जो सारा काम है मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग से, एचआर के अंदर एचआर से रिलेटेड हैं। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स का मैं आज इसका ये एंड है। इसके अंदर एक दो टॉपिक्स जो मैंने आपको कहा था वो मैं आपको करवा देता हूँ, और आज क्लास बेस्ड एग्जाम ऑनलाइन में करूँगा और इसी तरह आपके क्वेश्चंस लूँगा। ठीक है, और जिस तरह मुझे पहले जिले अब्बास ने कहा था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हों तो वो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वो मैं देखता हूँ वो किस तरह है। लेकिन आज जो है वो एक्सेस है, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं और क्या अंडरस्टैंडिंग है वो आज मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, वो वेबसाइट वो मैं एक्सेस कर लूँगा, अभी तो नहीं है, ऑनलाइन नहीं है। मैं इंशाल्लाह ओपन करके आज आपको क्लास बेस्ड एग्ज़ाम भी जो है वो करवा दूंगा, उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, जो क्वेश्चंस जितने भी हमसे हो सकते हैं। ठीक है, ईएम से रिलेटेड तो आ जाएंगे, ईएम से रिलेटेड तो क्वेश्चंस आज भी जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें एंटरप्राइज मैनेजमेंट से रिलेटेड ही होंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, उसमें आप क्लियरली देख लेंगे कि वो एंटरप्राइज मैनेजमेंट से रिलेटेड ही आपके जो हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं। ठीक है, अच्छा चैप्टर नंबर 11 के अंदर अगेन कुछ जो टॉपिक रह गए थे, इट्स अ बिग चैप्टर, इट्स रियली बिग चैप्टर। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इसके अंदर, तो इस लिहाज से हमारा टाइम लग गया। आज जैसे इसको फिनिश करते हैं, ठीक है, और फिर जहाँ तक अभी हो चुके हैं उसके फिर हम एमसीक्यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, मार्केटिंग के अंदर कुछ प्राइसिंग और ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड था, मैंने आपको पता, पढ़ लीजिएगा, आई डोंट नो पढ़े हैं कि नहीं, लेकिन हम देख लेते हैं आज क्या है। ठीक है,
कल के अंदर जो है हमने प्राइसिंग से यस यस ये लेक्चर करें तो प्राइसिंग से स्टार्ट किया था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइसिंग को। थ्री सीज है, कॉस्ट जो हम पहले देख चुके हैं कि ऑल प्राइसेस मस्ट कवर द कॉस्ट, देन कस्टमर हाउ मच आर दे विलिंग टू पे, कस्टमर कितना पे करना चाहता है जो प्रोडक्ट है रिस्पेक्टिव आपका, और उसी रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के जो हैं वो कंपैटिटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं। अच्छा क्लास, अभी वॉइस क्लियर है? क्योंकि इससे पहले एक दो दो मेरे वाकई आया यहाँ पे कि इंटरनेट, माय इंटरनेट कनेक्शन इज़ नॉट स्टेबल, बट व्हाट्स नाउ, अभी क्या है, अभी आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? क्योंकि पहले जब इशू था स्टूडेंट ने कहा था, फिर सब ने कहा था कि क्लियर आ रही है, लेकिन अभी एट 1 मिनट बैक जो है वो मधिया सही, आप दोबारा से अगर मैसेज करेंगे, अभी क्लियर है? अभी तो ठीक है, क्लियर है, सब कह रहे हैं, इवन क्लियर है, क्लियर है। चलें ठीक है, क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, प्राइसिंग के फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्राइसिंग, थ्री सीज, कॉस्ट है, कस्टमर है, कंपैटिटर, ये कल हमने देखा था, ठीक है। कंपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बनाते हुए, प्राइस सेट करते हुए दो चीज़ों का ख्याल रखे, हाउ दे आर पोजीशन, और पोजीशनिंग हमने डिटेल में पढ़ी है। इफ़ यू आर पोजीशनिंग लाइक चेन वन आउटफिटर क्रॉस रोड, तो आपकी प्राइसिंग क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। और प्रोडक्ट स्टेज एंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आप किस लाइफ साइकिल के ऊपर हैं, किस प्रोडक्ट स्टेज के ऊपर हैं, ये चीज़ें भी आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल दी थी मैंने मोबिलिंग की, मोबिलिंग जब शुरू में लॉन्च हुआ तो उसकी डिफरेंट थी, ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, और आज उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिफरेंट है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट की स्टेज भी ज़रूरी है। प्राइस सेटिंग स्ट्रेटजी के अंदर हमने देखा था क्वांटम है, डिफरेंशियल प्राइसिंग है, ठीक है। uh, एक मिनट क्लास होल्ड। अच्छा क्लास, प्राइस सेटिंग स्ट्रेटजी के अंदर कुछ जो थे, जो मैंने कहा था आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसको आज मैंने इसमें ऐड कर लिया। वन इज़ द क्वांटम प्राइसेस, जो कल स्किप किया था। एक ऐसी आप प्राइस सेट करना जिसके लिए कस्टमर जो है विलिंग हो पे करने के लिए, और जो उनका माइंड एक्सेप्ट करता हो साइकोलॉजिकली कि इसका, इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए। इसके अंदर काफ़ी फैक्टर्स आते हैं। ये फैक्टर आता है व्हाट इज द पावर ऑफ योर ब्रांड, आपके ब्रांड की पावर क्या है, ब्रांड का नाम क्या है, और क्या लोग, अगर इट्स अ नॉन ब्रांड तो लोग इस नॉन ब्रांड की हाई प्राइस पे करना चाहेंगे, और इफ इट इज नॉट नॉन ब्रांड तो लोग कहेंगे कि ये कोई इतना पॉपुलर ब्रांड तो नहीं, आई डोंट नो व्हाई दे आर चार्जिंग फॉर इट, ठीक है। क्वांटम प्राइसेस, डिफरेंशियल प्राइस, ठीक है, ये डिफर करती है वॉल्यूम और मिड से। वॉल्यूम, जैसे बल्क बाइंग में एक कस्टमर आपसे ले रहा है 10 प्रोडक्ट, और एक और जो 100 की प्राइस डिफरेंट होगी, और फर्क क्या होगा, 100 वाले को वो डिस्काउंट के ऊपर देगा, ठीक है, और 10 वाले के ऊपर इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होगा, ठीक है।
अगर वही एक लो प्राइस ऐसे एरिया के अंदर आपकी शॉप है जहाँ पे पुअर नेबरहुड है, तो वहाँ पे प्राइसिंग आपकी डिफरेंट होगी, और जहाँ पे एक रिच नेबरहुड है वहाँ पे आपकी प्राइसिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है। इवन अगर आपकी क्लास में डिफरेंट है, अगर आप बैरिया के अंदर हैं तो वो प्राइस डिफरेंट होगी, और जिना सुपर के अंदर डिफरेंट होगी, सुपर के अंदर डिफरेंट होगी। विद इन एक सेगमेंट के अंदर जिस क्लास से पोजिशनिंग कर रहे हैं वहाँ पे भी प्राइस की डिफरेंशियल होता है, प्राइस के अंदर फर्क होता है। प्रीमियम प्राइसिंग लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जैसे कि प्रीमियम प्राइसिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि अबव एवरेज प्राइसिंग जो होती है, जैसे बहरिया ग्रीन वैली की मैंने बात की थी कि बहरिया ग्रीन वैली के अंदर उसकी अबव द एवरेज है, उस ग्रीन वैली में लिखा हुआ है वी आर अ प्रीमियम प्राइस, हम प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं, और हमारी कैश एंड कैरी जो है प्रीमियम प्राइस है। अगर आप उसको देख लें, जैसे मैंने बताया था कि शाहीन और डिवॉटसन की कैश एंड कैरी उससे भी वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, वो हाई प्राइस है। तो अबव एवरेज जो एक एवरेज प्राइसिंग है उससे बढ़कर अगर आप देखते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, वो दैट्स अ प्रीमियम प्राइसिंग। अबव ब्यूटेन होलसेल की बात की है, मार्केट पेनिट्रेशन लो प्राइस की, ये लास्ट टाइम देख चुके हैं। टारगेट प्राइसिंग आती है, कंपैटिटिव प्राइसिंग। ठीक है, टारगेट प्राइसिंग में कंपैटिटिव इस लिहाज से है कि जो आप कंपैटिटर्स को देख के, इफ देयर इज अ टफ कंपटीशन, अगर हम टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बात करें कि टेलीकॉम सेक्टर जो है वो कंपैटिटिव प्राइसिंग कर रहा है, वो टारगेट प्राइसिंग कर रहा है। ठीक है, क्यों कि वो अपने कंपैटिटर्स को देख के उस लिहाज से प्राइस रखते हैं। अगर हम गर्मी में फैंस की कंपनीज की बात करें तो वो भी क्या है, अगर जितना कंपटीशन है तो अपने कंपैटिटर्स को देख के एक प्राइस को सेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि प्राइस को जो है वो हाई रख लें। अगर एक जो रेगुलर प्राइस ऑन एवरेज एक रेगुलर या स्टैंडर्ड या जेनेरिक प्रोडक्ट की चल रही है प्राइस, तो उसी प्राइस को वो सेट करेंगे। यानी कंपैटिटर्स को देखते हुए प्राइस सेट करना, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एज इज नॉन एज ए टारगेट प्राइसिंग। ठीक है, गोइंग रेट प्राइसिंग, जो मार्केट के अंदर रेट चल रहे हैं जनरल अमूमी तौर पे नॉर्मल, वैसे ही रेट आपने करने हैं, और जिस लिहाज से वो रेट बढ़ते हैं आपने भी बढ़ा देने, और जिस लिहाज से रेट कम होता है वो आपके उसी लिहाज से आपने कम कर देना है। चीनी इसके अंदर आता है, आटा इसके अंदर आता है, जिस तरह से जब भी रेट इनका बढ़ता है और कम होता है वो इसी के अंदर बढ़ाते और कम कर देते हैं। सब्जियां और फल और फूड भी हमारे गोइंग रेट प्राइसिंग के अंदर आते हैं, कि जिस तरह आज टमाटर की ये कीमत है तो कल ज़्यादा होगी, परसों कम होगी। ठीक है, तो ये दैट्स अ गोइंग रेट प्राइसिंग, रेट्स प्रिवेलिंग इन द मार्केट। कॉस्ट प्लस मैंने लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि ये मैन्युफैक्चरर यूज़ करता है, जो कॉस्ट आती है उसके ऊपर अपना मार्जिन रख के यूज़ करता है। एंड मार्केट स्किमिंग, कल हमने देखा था इसके अंदर क्वेश्चन भी था मार्केटिंग स्किमिंग के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप अबव एवरेज या हाई प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे ये आईटी की कंपनीज के बारे में बताया था, सैमसंग एप्पल की है, इनका नेक्स्ट जो भी वर्जन आता है उसके अंदर जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है वो स्किमिंग होती है, वो हाई प्राइस रखते हैं, और जो ही नेक्स्ट एक वर्जन आ जाता है तो लास्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन प्रमोशन स्ट्रेटजी, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर एक कंपनी अपने एक लॉस लीडर, एक ऐसी ऐसी जो है वो प्राइसिंग सेट करता है किसी भी एक ऐसे प्रोडक्ट की जो कि नुकसान नुकसान में तो नहीं, लेकिन यानी कि वो इतनी लॉस होती है कि लोग उसको यकीन नहीं करते कि ये कंपनी का प्रोडक्ट इतना ज़्यादा सस्ता है। लेकिन उसका पर्पस क्या होता है कि जब उस कंपनी से रिलेटेड ये प्रोडक्ट बाय करेंगे जो कि सस्ते में है, तो इससे जो अदर गुड प्रोडक्ट्स हैं वो भी लोग जो है वो परचेज करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लाइन प्रमोशन स्ट्रेटजी है कि अगर, और समटाइम इसके अंदर बंडलिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है कि आप बंडल करते हैं जिनमें से इस बंडल में एक की प्राइस बहुत कम होती है और बाकी की प्राइस जो है वो आप अच्छे प्रोडक्ट की चार्ज करते हैं, और उसमें से आप प्रॉफिटेबिलिटी कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। ठीक है,
प्रमोशन मिक्स क्या थी, ये हमने कर ली थी। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, ये हमने कर ली थी। मार्केटिंग कम्युनिकेशन हमने कर ली थी। मास मीडिया, डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटरेक्टिव मीडिया है। प्लेस था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन से हैं, कैसे आप प्लेस करते हैं। इवन मैंने बताया कि जो रिटेल स्टोर्स की चेन है उनकी जो लोकेशन है वो भी प्लेस के अंदर आती है, ठीक है। और प्लेस में इंटरमीडिएट्स क्या हैं, टू सेल द प्रोडक्ट, रिटेलर्स, होलसेलर्स, एजेंट्स एंड इंटरनेट, ये हमने लास्ट टाइम कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। ब्रांडिंग क्या है, it's a name, symbol, term, mark or design that enables customer to identify and distinguish the product of one supplier from those offered by the competitors. जैसे कि मैंने पहले बताया कि लास्ट ट्रेडिशनली भी होता था, जब एक किश्ती के अंदर सामान आता था किसी ताजिर का, तो जो बोरियां होती थी, थैले होते थे, उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ होता था और उस टैग के ऊपर जो है उसकी लेदर की, चमड़े की या कपड़े के उसका नाम लिखा हुआ होता था। तो वहां से आइडेंटिफाई हो जाता था कि ये फला फला ताजिर का सामान है, कि ये उस ताजिर का है। वही कॉन्सेप्ट आज भी जो है वो ब्रांडिंग का आया है, ठीक है। अच्छा, मैं आखिर में दोबारा से रिपीट कर दूंगा। तो वही जो ब्रांडिंग का है, ठीक है, कि जो लास्ट उस ताजिर के सामान, जो उसकी बोरी है, उसका थैला बंद होता है और उसके ऊपर उसके कपड़े का टैग लगा होता है या लेदर का टैग लगा होता है। दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड। आज भी अगर आप सर्विस के शूज उठाएं, बाटा के शूज उठाएं, आप एप्पल का मोबाइल फोन उठाएं, सैमसंग का उठाएं, गाड़ी जिस तरह उनके ऊपर मार्का होता है, तो वो सारी चीजें क्या आती हैं, वो आपके टैग के अंदर आती हैं, ठीक है। वो ठीक है, उनके ऊपर यूनिलीवर लिखा होता है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ए यूनिलीवर। लेकिन ये किससे है, नेम, सिंबल, टर्म, मार्क या कोई डिजाइन हो, उससे मिलके बनता है, ठीक है। जैसे कंपनी का निशान नाइकी का ये ब्रांड नेम है, और इंडिविजुअल के नाम इटसेल्फ भी जो है आपके ब्रांड नेम है, जैसे जुनैद जमशेद, ठीक है। ब्रांड इक्विटी का हमने पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, ये हमने देखे थे। ब्रांड स्ट्रेटजी हमने देखी थी। एक्सटेंशन, ब्रांड, न्यू ब्रांड एंड को ब्रांडिंग, ठीक है। ब्रांड मैनेजमेंट के एक टॉपिक में इसको था जो मैं बताता चलूं, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ पुटिंग कंज्यूमर माइंड, कल एक और लोगों के माइंड के अंदर आप एक ऐसी डेवलप करें और इम्प्लीमेंटेशन करें स्ट्रेटजी कि वो सबसे ज्यादा आपके लोगों के जहन में और दिमाग में छाया हुआ हो आपका ब्रांड, ठीक है। That's how you manage effectively manage your brand. अब कॉस्ट देख लें तो यू नो कि इतनी इसकी कॉस्ट नहीं है, लेकिन वो उनकी प्राइस बहुत हाई चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड हुआ है और एक परसेप्शन लोगों की अच्छी है। एंड व्हेन यू वियर इट you will feel good and people will say, oh जबरदस्त, ये ना हुआ है, खाड़ी पहनी हुई है, ब्रीजे पहना हुआ है, ये सारी चीजें उस लिहाज से आती हैं, इस वजह से वो हाई चार्ज भी करते हैं। 2007 की बात है कि कोका कोला ब्रांड का जब नाम था तो उसकी सिर्फ नाम की वर्थ, ठीक है, 67 बिलियन डॉलर्स थी, सिर्फ नाम की, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये कंपनी के लिए कितना वैल्यूएबल एसेट है कि उसके नाम की वर्थ ही जो है आपकी फैक्ट्रीज, बैंक, आपके करंट एसेट, कैश, फिक्स एसेट, ये सारे एसेट्स को छोड़ के सिर्फ नाम की वर्थ इतनी होती है, तो ये उसका एक वैल्यूएबल एसेट होता है। और लास्ट टाइम मैंने पावर ऑफ ब्रांडिंग में वर्जिन की एग्जांपल दी थी कि वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन अपने ब्रांड की पावर को यूज कर रहा है, ठीक है।
हायर प्राइसेस श्योरली हम डिस्कस कर चुके हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन वाकई सैमसंग एप्पल से डिफरेंशिएट है, ठीक है। अच्छा क्लास, मेरे पास कुछ बार बार ये मैसेज आ रहे हैं, वॉइस क्लियर नहीं है, अब क्लियर है। अभी मुझे बताएं क्या है। क्योंकि कुछ ओल्ड और न्यू मैसेजेस सारे क्लियर हैं, क्योंकि आखिर में जो मैसेज आता है उसमें लिखा हुआ है अब क्लियर है। और अभी कुछ हैंड भी रेज हुए हैं। मुझे मैं इसको विंडो को क्लोज करूँ, दोबारा से ओपन करूँगा, मुझे कुछ बता दें कि वॉइस अभी आ रही कि नहीं आ रही। अभी क्लियर है कि नहीं है जो मैं ब्रांड मैनेजमेंट अभी बढ़ा रहा हूँ। चले होपफुली आगे क्लियर होगी। समटाइम डिस्टॉर्शन है, समटाइम नॉट क्लियर, आई डोंट नो। मेरे पास एक दो दफा मैसेज आया जब मैंने आपको बताया था। uh, चलें आगे चलते हैं। दोबारा अगर कोई प्रॉब्लम आया तो मुझे बता दीजिएगा, होपफुली ना हो। आई गो स्लोली एज वेल। यहाँ पे अलबत्ता मुझे एक दफा मैसेज आया है कि आपके नेट जो है, उसके बाद मुझे ये जो इसका मैसेज आता है जूम का इटसेल्फ, योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल का मैसेज आया। उसके बाद तो अभी नहीं आया है, तो देख लेते हैं क्या है। अच्छा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जैसे है कि एप्पल सैमसंग से अलग है, सैमसंग एप्पल से अलग है, ओप्पो अलग है, क्यू मोबाइल अलग है। तो दैट्स वाई आप जो है वो ब्रांड क्यों मैनेज करते हैं, ताकि आपको डिफरेंशिएट करें। वे ऑफ कनेक्टिंग विद कस्टमर, ब्रांड लॉयल्टी हमने पहले डिस्कस की है कि जब आप लोग लॉयल हैं, जो सैमसंग का बाय करता है वो सैमसंग ही करेगा, जो एप्पल का बाय करता है वो एप्पल को ही बाय करेगा, जो ओप्पो बाय करता है वो ओप्पो ही बाय करेगा। दैट्स व्हाई, बिकॉज दोज क्लाइंट्स और कस्टमर दे आर कनेक्टेड विद इट। असिस्ट विद अदर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, अदर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की हम बात करें तो डेफिनेटली ये प्रमोशन के लिहाज से, ब्रांड लॉयल्टी के लिहाज से, ठीक है, और प्राइसिंग के लिहाज से इन अदर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में भी आपको जो है वो असिस्ट करता है। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रांड है तो यू कैन चार्ज अ बिट मोर अदर देन द जेनेरिक या रेगुलर ब्रांड के लिहाज से, तो ये उसमें असिस्टेंस आपकी होती है। कस्टमर लॉयल्टी आ गई। अगेन सम ऑफ द पॉइंट्स आर सिमिलर। जो रेपिटेशन है कि आपका जब स्ट्रॉन्ग ब्रांड होता है तो कस्टमर लॉयल भी आपसे होते हैं और आपके प्रोडक्ट को ही यूज करते हैं। ठीक है क्लास, ये इसके अंदर इतना ही है। चैप्टर नंबर 10 और 11 जो है वो दो चैप्टर्स ही हैं, ठीक है। मैं एक मिनट स्क्रीन क्लोज करता हूँ और मैं दोबारा से आपसे कनेक्ट होता हूँ, और मैं जो क्लास बेस्ड एग्जाम्स हैं उसको मैं ओपन कर लूँ, और फिर हम क्लास बेस्ड एग्जाम जो है वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा जी क्लास, ये सामने स्क्रीन आपकी आ रही है जो आप सब स्टूडेंट्स को एक्सेस है। जो मैंने बात की है इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आइटम्स हैं उसके थ्रू आप इसको एक्सेस करके आप इसमें से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये आपको सारा बता देता है कि व्हाट इज द रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, ठीक है।
इसमें जैसे कि जो मुझे एक्सेस मिली है उसमें बिजनेस कम्युनिकेशन, रिपोर्ट राइटिंग और ये एंटरप्राइज मैनेजमेंट आप चूज करें। अभी एक क्वेश्चन आया था कि एंटरप्राइज मैनेजमेंट का जो है ना वो आपके पास नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे एंटरप्राइज मैनेजमेंट को, आप नेक्स्ट करेंगे। आप ये गाइडलाइंस हैं, कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो आपके मॉक की हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट के बारे में कुछ एमसीक्यूज पार्ट की हैं और कुछ न्यूमेरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट की हैं, ठीक है। आप साइनिंग इन के बारे में है, जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपने पासवर्ड है उससे आपने साइन इन होना है, ठीक है। साइनिंग इन बाय एंटरिंग 8 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, जो उससे आपने साइन इन होना है। रैंडम सिलेक्शन आएगी एमसीक्यूज न्यूमेरिकल स्लैश डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। इधर आपने एमसीक्यूज हैं, ईएम के जो है एमसीक्यूज ही हैं और न्यूमेरिकल स्लैश डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। Attempt all questions. There is no choice of questions in MCQs and numerical slash descriptive assessment question की, उसमें कोई आपके पास चॉइस नहीं है। तो जो यहाँ पे EM के भी हैं इसके अंदर MCQs आते हैं, तो आपके पास चॉइस कोई नहीं है कि आपने किसी को छोड़ना है, ठीक है। अगर आप छोड़ेंगे तो वही बात आती है, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। हाउ टू सबमिट द आंसर, क्लिक द सबमिट बटन टू रिकॉर्ड एन अटेम्प्ट MCQ और न्यूमेरिकल स्लैश डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट क्वेश्चन। आप जब तक नहीं क्लिक करेंगे उस वक्त तक वो आपका आंसर सबमिट कर दूंगा। बटन एग्जामिनेशन सेशन विल एंड, जब आपने खत्म कर लिया, आप क्विट होना चाहते हैं तो फिर आप उसके क्विट बटन को दबाएंगे और अगेन वो आपसे पूछेगा, आप ओके करेंगे तो आप एग्जाम को क्विट कर लेंगे। फीडबैक स्लैश सजेशन कैन बी सेंड टू एग्जाम, ये इससे रिलेटेड सजेशंस आप दे सकते हैं। एमसीक्यू पार्ट, ठीक है, जो हमारा पार्ट है, ठीक है। मोस्टली अगर इसके अंदर हम देख लें, ईच एमसीक्यू कंसिस्ट ऑफ 4 ऑप्शंस इंक्लूडिंग 3 डिस्ट्रैक्टर्स एंड 1 करेक्ट ऑप्शन। ये मैं लास्ट टाइम भी जब हम बुक के आखिर में हम डिस्कस करते थे तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो है वो तीन तीन में से भी कुछ पॉइंट्स आपके सिमिलर होंगे, तो वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपके अटेंशन को, जिनमें से आपने राइट आंसर को चूज करना है और एक करेक्ट ऑप्शन है, तो उस करेक्ट ऑप्शन को आपने चूज करना है। अच्छा, सम टाइम देखिए एक करेक्ट ऑप्शन है और उसके अंदर ऑप्शन में ये लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, और आप समझते हो ऊपर की तीनों ऑप्शन सही है और ये सही कह रहा है, तो फिर भी अगेन चूज तो आपने एक राइट ऑप्शन करनी है, और वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 जिसके अंदर लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो उस केस में भी एक करेक्ट ऑप्शन है, आप बाकी चारों में से किसी तीनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकते। एक को करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, राइट आंसर होगा, आप समझते हैं कि ऑल ऑफ द अबव जो ऊपर लिखा हुआ है तो वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मूव कर सकते हैं, हम आगे देखते हैं। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, शायद ना भी की हो किसी ने, तो हम आगे देखेंगे कि आपने नेक्स्ट और बैक की तरफ मूव कैसे करना है। ऊपर इसके क्लिक बटन जो हैं वो मौजूद हैं। Move to any question of your choice by selecting question number from the list, which will also provide option and even may change attempt answer by clicking the new option and then click the submit button. राइट पे पूरे क्वेश्चंस आएंगे और इनमें से किसी भी क्वेश्चन पे आप क्लिक करके उस पर जंप कर सकते हैं, ठीक है। The list on the right side of column shows you your attempted question as highlighted। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं वो वहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई आप रॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी न्यूमेरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव है जो हमारा पार्ट नहीं, ठीक है। इसके बाद ये स्टार्ट का बटन है जो इसके बॉटम के अंदर है, ये आपकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जब आप लॉगिन करते हैं, देन यू स्टार्ट योर एग्जाम। रिमेंबर ये एंटरप्राइज मैनेजमेंट से और एंटरप्राइज मैनेजमेंट के जो मैं आपको बता चुका हूँ ये 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर से 2 पार्ट्स हमने नहीं किए, ठीक है। मार्केटिंग का एक छोटा सा चैप्टर भी रहता है, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 वो हमने करना है।
बी और सी पार्ट हम कर चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट अभी तक हमने नहीं कर चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लें और इसका आंसर मुझे कर दें क्या है। इट्स रिलेटेड टू HRM, ये हमारे से रिलेटेड है। जी, क्लास में चाहूंगा कि ज्यादा फीडबैक हो, होपफुली आपको। जी, क्लास को ज्यादा आंसर्स नहीं है अभी तक, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग पढ़ रहे होंगे। मैं चाहूंगा कि बाकी भी आंसर कर लें। अच्छा जी, क्लास इसको हम देख लेते हैं क्या है। अगर इसके पहले पॉइंट को देख लें, साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर एग्जेक्टिव सिलेक्शन, ठीक है, are helpful but have a serious limitation which is एग्जेक्टिव के लिए अगर आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं तो उनकी सिलेक्शन के लिए, ठीक है, रिक्रूटमेंट के बाद का प्रोसेस आता है सिलेक्शन का, वो हेल्पफुल है, लेकिन उसकी एक सीरियस लिमिटेशन है। क्योंकि इनमें से एक ऑप्शन हो सकती है कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इंटरप्रेटेटिव ग्रेडिंग, ठीक है। ये तो कॉस्ट आती है, ये हमने एक सेटबैक देखा था कि सिलेक्शन एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, लेकिन वो कॉस्ट चाहे आपकी एग्जेक्टिव हो या नॉन एग्जेक्टिव वो आपको बेयर करनी पड़ती है, वो तो आती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कॉस्ट राइट होगा, बट स्टिल देयर इज अ कॉस्ट, ठीक है।
लेकिन but that couldn't be a limitation. अच्छा, lack of agreement on what trades should be included. Lack of agreement on what trade should be including. ठीक है कि एक एग्जेक्टिव के लिए क्या कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि उसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। तो देर इज नॉट कि आप एक चेकलिस्ट नहीं है कि ये सारे ट्रेड्स होंगे तो ये सक्सेसफुल, नहीं है तो अनसक्सेसफुल है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो काफ़ी ऐसी चीज़ें नहीं मैच कर रहे होते लेकिन वो एक सक्सेसफुल एग्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, डिसलाइक ऑफ मैनी कॉम्पिटेंट मैनेजरियल candidates is being subjected to them, ये बिल्कुल नहीं है। of precious time, ठीक है, ये भी नहीं है। तो जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ वो ऑप्शन बी है इससे related। अच्छा, क्लास ऑप्शन बी को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अक्सर आता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे हैं लेकिन आपने पहले नंबर का आंसर सबमिट नहीं करवाया, तो आपको नहीं पता कि आपके पहले नंबर का आंसर राइट था या रॉन्ग था। तो जो पीछे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था, जब तक आप सबमिट का बटन नहीं दबाते उस वक्त तक आपको नहीं पता लगता कि आपके क्वेश्चन सही था या गलत था। ठीक है, तो ये सबमिट हमने दबाना है। लास्ट में हम सबमिट दबाएंगे तो हमें पता लगेगा हमारा क्वेश्चन सही है। वरना अगर आप स्क्रॉल करते रहें तो सिर्फ इसका मतलब, ठीक है, लाइक पे आप स्क्रॉल कर सकते हैं, एरो कीज जो फॉरवर्ड हैं, और बैक से क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए। बैक एरो क्लिक किया क्वेश्चन नंबर 2 पे, यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, और इस साइड पे भी अगर आप देख लें तो रिमेनिंग टाइम आपका यहाँ पे आ रहा है, आपका टोटल टाइम कितना है 3 आवर्स 51 मिनट्स एंड ये सेकंड्स चल रहे हैं 35 34 33 सेकंड्स हैं जो आपका एग्जाम है। और एग्जाम के अगर आप क्वेश्चंस देख लें तो ये आपके 100 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एंटरप्राइज मैनेजमेंट के वही 4 पार्ट्स हैं, उन्हीं 4 पार्ट में से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, दोबारा नेक्स्ट बैक पे चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, और अगर मैं इस बी ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं और फिर मैं इसको सबमिट करता हूं, हमें पता लगेगा इधर इट इज राइट और रॉन्ग। करेक्ट, ठीक है, तो बी ऑप्शन है साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन आर हेल्पफुल बट हैव अ सीरियस लिमिटेशन व्हिच इज कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड द इंटरप्रेटिव ग्रेडिंग, ये नहीं है। लैक ऑफ एग्रीमेंट ऑन व्हाट ट्रेड्स शुड बी इंक्लूडेड, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जेक्टिव की सिलेक्शन के लिए इंक्लूड होनी चाहिए, ये उसकी एक सीरियस लिमिटेशन है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 नंबर हाईलाइट हो गया है। ठीक है, अच्छा, और अभी तक यहाँ पे रखते हैं, 5 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। मीनवाइल इंटरनेट का वॉइस का इशू आ रहा है, मैं कोऑर्डिनेशन से कंसल्ट कर लेता हूँ कि क्या रीज़न हो सकती है, और क्वेश्चन नंबर 2 से हम आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया क्लास, सॉरी फॉर द डिस्टॉर्शन, लेकिन अगेन जो है ब्रेक के अंदर मैं चेक कर लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम दोबारा गेम में कंटिन्यू करेंगे। वी हैव टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा इस एग्जाम का।
ठीक है क्लास, वेलकम बैक। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था और जिसके अंदर हमने देख लिया कि कौन सा राइट आंसर है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि वन अटेम्प्ट हो गया है, तो इसके ऊपर ये हाईलाइट हो गया है एंड दैट सबमिटेड एज वेल, कि पहला क्वेश्चन होके सबमिट हो चुका है। रीजनल फैक्टर्स फॉर लोकेशन प्लानिंग इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग: रॉ मटेरियल, मार्केट्स, लेबर। ये भी हमने नहीं किया, ये ऑपरेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द इनपुट्स टू ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, अगेन ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। इससे नेक्स्ट में मूव हो जाते हैं चैप्टर, ये भी ऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। अच्छा, ये अगेन मार्केटिंग से रिलेटेड आ गया। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो एचआर से रिलेटेड था, फिर ऑपरेशन के क्वेश्चन आए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। और यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सबमिट किया था, तो तभी ये इसको हाईलाइटेड शो कर रहा है, फील्ड शो कर रहा है। एल्स 2, 3 एंड 4 हमने सिर्फ देखे थे और उसका आंसर सबमिट नहीं, से फर्दर आगे उसने उसको हाईलाइट नहीं किया, सबमिट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, डैश इज यूज्ड बाय मार्केटर टू सिस्टमैटिकली कलेक्ट एंड एनालाइज। काइंडली इसको देख लें, इसका आंसर करें, फिर इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लास अटेम्प्ट कर लें। आई डोंट नो ये क्यों इसका लॉग ऑफ क्यों हो गया। मेरा ख्याल इनएक्टिव रहने की वजह से थोड़ी देर से ज़्यादा इनएक्टिव होगा तो ये आपका लॉग ऑफ हो जाएगा। खैर, गो टू द क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड है। प्लीज़ क्लास इसको देख लें, इसको फिर अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, ये क्लास इस पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के। डैश इज यूज्ड बाय मार्केटर to systematically collect and analyze publicly available information about customers and competitors in the marketplace. मार्केटर्स यूज करते हैं कौन सी ऐसी टेक्निक कि वो सिस्टमेटिकली कलेक्ट करें और एनालाइज करें जो पब्लिकली अवेलेबल है, सेकेंडरी रिसोर्सेज में जो हर कोई एक्सेस कर सकता है, उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को जो कस्टमर और कंपैटिटर से रिलेटेड है, जो आपकी मार्केट प्लेस के अंदर है। ठीक हो गया, ये इससे रिलेटेड है। पहला मार्केटिंग रिसर्च है, ठीक है, सेकंड मार्केट इंटेलिजेंस है, थर्ड इंटरनल डाटा है, और फोर्थ मार्केटिंग मायोपिया है। अच्छा, अगर यहाँ पे देख लें क्लियरली तो इंटरनल डाटा बिल्कुल नहीं है, मार्केटिंग मायोपिया बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है। दो चीज़ें आती हैं, मार्केट रिसर्च और मार्केट इंटेलिजेंस। ठीक है,
मार्केट रिसर्च करते हैं उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च भी होती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सिस्टमैटिकली कलेक्ट एंड एनालाइज, सिस्टमैटिकली कलेक्ट करते हैं और एनालाइज डाटा करते हैं, तो इट्स मोर रिलेटेड टू द मार्केट इंटेलिजेंस, ठीक है। सो आई वुड से इट्स अ बी। लेट्स सी कि क्या है, लेकिन उससे पहले आपके आंसर्स ले लूं। बी एंड सी के ऊपर ज्यादा ऑप्शन है, कुछ ने ए और सी भी बताया है, ठीक है, लेकिन बी, ए भी है। चलें क्लास, थैंक यू वेरी मच, आप मोस्टली लोगों ने कंट्रीब्यूट तो किया है। देखिए मार्केट रिसर्च इटसेल्फ इज वेरी रिलेटेड, लेकिन इंटेलिजेंस भी है, क्योंकि सिस्टमैटिकली कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा, ठीक है। तो कलेक्ट करना और उसके बाद एनालाइज करना, सो एनालाइज का जब यहाँ पे वर्ड आ जाएगा तो वहाँ पे सामने आप कह सकते हैं कि ये इट्स मोर क्लोज टू द बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन के ज्यादा क्लोज है, जहाँ पे ना सिर्फ आप कलेक्ट करते हैं बल्कि आप इसको एनालाइज भी करते हैं। सॉरी क्लास, स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गई है, लेट मी सी। एक मिनट क्लास होल्ड रखिएगा, एक विंडो क्लोज हो गई है और जिसकी वजह से ये स्क्रीन शेयर भी बंद हो गई है। अच्छा सॉरी, ये विंडो क्लोज हो गई थी, इस वजह से बस माउस हिल गया। और अच्छा, तो मार्केट रिसर्च और मार्केट इंटेलिजेंस है। आई वुड गो फॉर द मार्केट इंटेलिजेंस, ठीक है। जहाँ पे हम देखते हैं ना सिर्फ रिसर्च करते हैं बल्कि हम उसको कलेक्ट नहीं करते बल्कि हम उसको एनालाइज भी करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मार्केट इंटेलिजेंस इज बोथ द सिस्टमैटिकली कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग पब्लिकली अवेलेबल डाटा, ठीक है। दैट इज मोर क्लोजली मैच मार्केट इंटेलिजेंस, ठीक है। मोस्टली ने मार्केट इंटेलिजेंस का दिया है एंड दैट इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देख लें आप कि 1 हमने सबमिट किया था और 5 सबमिट किया था, बाकी हमने सबमिट नहीं किए, तो जो आपके अटेम्प्ट हो चुके हैं आपके लिए ईज है कि वो यहाँ पे इजीली डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए। अच्छा, ये एक वैसे जर्नल क्वेश्चन है, यूजिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट रेफर टू एज अचीविंग लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट है और मैक्सिमम आउटपुट आप लेते हैं, ये क्या है? अगर मैं आपको बताऊं, ये पहला भी नहीं है और फोर्थ भी नहीं है, कंट्रोलिंग भी नहीं है और गोल अटेनमेंट भी नहीं है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी है। ये शायद जिक्र हुआ था मार्केटिंग के अंदर। इसके बारे में अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें, इसको अटेम्प्ट कर लें। क्या है यूजिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट, कम इनपुट्स के लिहाज से मैक्सिमम आउटपुट लेना, क्या है?
अच्छा क्लास, अगर इसमें हम देख लें इफेक्टिवनेस, ठीक है, जो काम आप करें वो क्वालिटी का हो, एफिशिएंसी यानी कि वो जल्दी हो, ठीक है, और कम इनपुट के साथ ज्यादा अचीवमेंट, तो ये एफिशिएंट लग रहा है। इफेक्टिव अगर क्वालिटी की बात करते और सही बात करते तो फिर वो इफेक्टिव आता है। हम इसको देख लेते हैं। इफ आई वुड गो फॉर एफिशिएंसी दैट वुड बी गुड, ठीक है, लेकिन आप लोगों के आंसर्स भी मैं देख लेता हूँ इसमें क्या है, कि इसमें ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता। बिलाल वेल्डन, बहुत अच्छी, आपने अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी है, और एफिशिएंसी एंड आई डू एग्री विद दैट कि ये एफिशिएंसी है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी, जो आंसर गलत होगा उसका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। इसका देखें, सब ने बिल्कुल राइट आंसर सी दे दिया है। और जो आपका क्वेश्चन आया किसी एक स्टूडेंट का आया है, ठीक है, अगर मैं फोर्स फोर्स कंट्रोलिंग करता हूँ और मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये सामने आ गया इनकरेक्ट, ठीक है, ये आप लोगों को डिस्प्ले हो गया कि ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अगर मैं दोबारा जाता हूँ और हमारा सबका मोस्टली 90% इट्स रियली गुड जेस्टर के पता है कि ये सी है, एंड दैट इज, और बिलाल ने डिस्क्रिप्शन भी दी है, और अब मैं सी करके सबमिट करता हूँ तो ये करेक्ट आ गया। यूजिंग लीस्ट amount of input to achieve maximum output referred to as to achieving as a is referred to as an efficiency, ठीक है। तो पहले जब खैर एग्जाम में तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा सबमिट की होगी, ऑप्शन की नहीं होगी, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि आप रॉन्ग को खैर जब वन से देयर इज अ रॉन्ग देन उसको दोबारा आप करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जैक्ट एग्जाम में किस तरह है वो आप अगेन कोऑर्डिनेशन से कर सकते हैं, लेकिन श्योरली इट्स एग्जाम, जब वहाँ पे आप एक रॉन्ग आंसर लिख देंगे तो फिर उसके बारे में आप जो है वो राइट दोबारा से उसको करेक्ट नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिस के लिए, इस वजह से हम दोबारा से इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस इज क्वालिटी, और एफिशिएंसी क्या है, यू आर एफिशिएंट, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट लेना, डेफिनेशन ही एफिशिएंसी की है। नेक्स्ट पे आ जाए, ठीक है, ये हमने नहीं किया, ऑपरेशन से रिलेटेड है। TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सॉरी, क्वालिटी से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड है, ये भी हमने नहीं किया। ISO स्टैंडर्ड्स हमने नहीं देखे, कुछ मैंने अलबत्ता जिक्र किया था। TQM भी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी ऑपरेशन से रिलेटेड है। आई डोंट नो, वैल्यू चेन हमने की थी। डैश आर दोज एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्टोरिंग द फाइनल प्रोडक्ट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू कस्टमर्स। क्या है क्लास स्टूडेंट इससे रिलेटेड, मेरा नहीं ख्याल ये किया है। वैसे तो ये आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स बनती है, लेकिन नहीं, हमने नहीं किया, इसको छोड़ देते हैं। इस वैल्यू चेन मार्केटिंग में भी नहीं आया, ठीक है, लीव इट। क्वालिटी का है, ये भी अगेन ऑपरेशन से रिलेटेड है। वैल्यू चेन नहीं है, किया है कि नहीं किया, नहीं किया ना। वैल्यू चेन हमने किया है क्योंकि तूबा ने आंसर दिया आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, और वो वाकई उसका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स ही बन रहा था। क्लास वैल्यू चेन हम कर चुके हैं। मार्केटिंग में वैसे वैल्यू चेन तो आता है बाज मार्केटिंग के सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन ये प्योर ऑपरेशंस क्या है। चलो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये भी ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जी, मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लें, इसका आंसर करें।
अच्छा जी, इसमें आ जाए, द एबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू रिलायबली, वर्ड है रिलायबल, ठीक है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सके, do what it is supposed to do and to satisfy customer expectation. क्वालिटी, वैल्यू, वैल्यू चेन, वैरायटी। देखिए वैरायटी बिल्कुल नहीं है, वैल्यू चेन बिल्कुल नहीं है, ये एक पूरा फ्रेमवर्क है जो हम, मैंने जैसा कि मार्केटिंग में भी अक्सर मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन ये है कि अभी तक हमने इसमें नहीं पढ़ा, और वैल्यू चेन हम आगे ऑपरेशन में पढ़ेंगे। दो चीजें हैं जो जिनके अंदर हमें शक है, वन इज द क्वालिटी एंड इज द वैल्यू। अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है, बट यहाँ पे आता है एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस टू रिलायबली। जहाँ पे रिलायबिलिटी की बात आती है तो इनमें से दोनों में से एक आंसर बनता है। आपका आंसर ले लेते हैं, क्या है? वर्ड ए ए ए ए सी नहीं बनता इसके अंदर। इफ यू हैव आंसर द राइट, ए है। वैल्यू में भी कंफ्यूजन है, लेकिन आई विल नॉट गो विद द वैल्यू एज वेल। मोस्टली ने ए दिया है, सी का नहीं है, कुछ ने सी भी दिया हुआ है। ए इज मोर सुटेबल and what I believe A is the answer, A is the case. Quality, yes quality है बिल्कुल, मोस्टली ने इसी का दिया हुआ है। ठीक हो गया, इसका राइट आंसर ए है। लेट्स सी, इसको हम लॉक कर देते हैं, देख लेते हैं और सबमिट करते हैं। क्वालिटी है क्योंकि जो डेफिनेशन इसकी बता रही है, दैट्स अ क्वालिटी। यस, दैट्स अ करेक्ट आंसर। इज द एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू रिलायबली डू व्हाट इट इज सपोज्ड टू। ये जब बुक के एमसीक्यूज हम करे थे तो मैंने आपको बताया था कि दो ऐसी स्टेटमेंट आती है जो बड़ी सिमिलर होती हैं और बड़ा कंफ्यूज करती हैं आपको, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर भी है, लेकिन ये वैल्यू नहीं है, दैट्स अ क्वालिटी, क्योंकि ये क्वालिटी की बात कर रहा है। वो काम करे जो रिलायबल हो और सेटिस्फाई करे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को, तो वो क्वालिटी के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं, ये आप अपने ये एमसीक्यूज कहाँ से मिलेंगे? ये स्टूडेंट को एक्सेस होती है, और अभी जो है जहाँ तक मुझे पता है इस्लामाबाद की कोऑर्डिनेशन से, कि ये आपके पास है, आप अभी से ले सकते हैं। एल्स ये एग्जाम से 10-15 दिन पहले दी जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है ये अभी आपको एक्सेस दी हुई है। आप उनसे अपने लॉगिन नेम एंड पासवर्ड ले लें तो आप इस एग्जाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जिले अब्बास ने क्वेश्चन किया था, तो आई स्ट्रांगली बिलीव, क्योंकि वैसे तो एग्जाम से आपको 2 वीक्स पहले इसकी एक्सेस दी जाती है और आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस दफा पेंडेमिक की वजह से आई बिलीव ये अभी भी आपके पास एक्सेस है। आप उनसे पूछ लें, वो आपको आपका लॉगिन नेम एंड पासवर्ड देंगे, आप इजीली इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेशन से पता कर लें। अच्छा, बिजनेस माइंड प्रोसेस, ये अगेन वो क्वालिटी से रिलेटेड है। अच्छा जी, 18 का क्या है? 18 का आप देख लें, इसके बारे में पढ़ लें और फिर इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है इसका। अच्छा क्लास, एक चीज पता चलो, इसमें एक ये बड़ा जर्नल भी है, और मैं कह सकता हूँ इट्स वेरी क्लियर आंसर, इसका आंसर बड़ा क्लियर है। ऑल्दो बाकी जो लीन ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स सिग्मा एंड बेंचमार्किंग आपने नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन अगर आप इसको देख लें, मैस कस्टमाइजेशन हमेशा
वहां पे होती है जहां पे व्हेन वेयर एंड हाउ कस्टमर वांट करता है, जो उसको चाहिए, जिस तरह का चाहिए, किस जगह पे चाहिए, दैट टर्मिनोलॉजी इज, अगर वर्ड लफ्जी मायने देखें तो मैस कस्टमाइजेशन ही है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है मैस कस्टमाइजेशन है। इन जनरल था थोड़ा, इस वजह से मैंने पूछ लिया, वरना ये ऑपरेशन से रिलेटेड है। इट्स वेरी क्लियर, जो डेफिनेशन है ना, रेफर्स टू प्रोवाइडिंग कस्टमर विद प्रोडक्ट व्हेन वेयर एंड हाउ इज अ मैस कस्टमाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी ऑपरेशन से रिलेटेड है, लीन ऑर्गेनाइजेशन, एमपीएस भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी ऑपरेशन से रिलेटेड है। ऑपरेशन है, ये भी ऑपरेशन है। अच्छा, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, आइडिया से रिलेटेड है। और अगर इसको अगर हम देख लें, क्या कहते हैं इससे, एक इस पे बैक पे हम दोबारा आते हैं, शायद इसके अंदर आगे फर्दर जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा उसमें से है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 अटेम्प्ट कर लें, ये बड़ा रिलेटेड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि एक चैप्टर हमारा भी मार्केटिंग का रहता है, इस वजह से मार्केटिंग के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, लेकिन ये हम सर्विस से रिलेटेड कर चुके हैं। क्लास इसको पढ़ लें, इसका आंसर दे दें। क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा क्लास, इस पे अगर आ जाएं, इसको हम देख लें। मीनवाइल आप जो आंसर देना चाहते हैं आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखें, डैश इज आर एक है या एक से ज्यादा है। सर्विस के करेक्टरिस्टिक्स, सर्विस क्वालिटी की जो हम बात करते हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स, एक कंपनी मस्ट कंसिडर जब वो डिजाइन करे किसी भी प्रोग्राम को। ठीक है, सर्विस क्वालिटी से रिलेटेड और ये वो है, तो कहते हैं कंपनी मस्ट जो है वो कंसिडर कर सके, करे, जब उसने वो एक सर्विस के करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। पहला है इंटेंजिबिलिटी, पेरिशेबिलिटी। इनटेंजिबल, टेंजिबल वो चीजें होती हैं जो कि टच की जा सकती हैं, और इनटेंजिबल वो चीजें जो कि टच नहीं की जा सकती। इंटरनेट की सर्विसेज यू कैन नॉट टच। एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर आप कम्यूट करते हैं, यू कैन नॉट टच। ठीक है, उबर है, करीम है, दीज आर द सर्विसेज, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी इसी के अंदर है। वेराइबिलिटी या वेरिएबिलिटी के, वेरिएबल होती है, नॉट स्टैटिक, यू कैन नॉट गेट a service always almost same type, थोड़ी सी उसके अंदर वेरिएंसेस होते हैं, समटाइम बहुत अच्छी है, समटाइम उससे थोड़ी सी कम है। इनसेपरेबल, हमने सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, आप इसको नहीं सेपरेट कर सकते, ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरेंस होती है, और जो शख्स उस सर्विस को दे रहा है, ठीक है, जो कंपनी दे रही है, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, उससे आप इसको जुदा नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ऑल ऑफ द अबव भी है और सारे पॉइंट्स भी इसके अंदर हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। ठीक है, थोड़े कम ने आंसर दिया है, मैं चाहता कि आप ज़्यादा आंसर थे, लेकिन आंसर जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल राइट आंसर दिया है कि देखिए इंटेंजिबिलिटी, वेरिएबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, ये सारे सर्विस के करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम इसको करेंगे ऑप्शन नंबर 4, दैट इज करेक्ट। इसको सबमिट करते हैं, होपफुली यही होगा। यस, दैट्स करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट कि सर्विस के ये सारे ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट। ये हमने नहीं किया, लेकिन ये वाला हमने किया है कि नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, ये क्वालिटी से रिलेटेड है, जो मार्केटिंग से रिलेटेड लग रहा है, लेकिन ऑल्दो इट्स अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इफ यू वांट टू अटेम्प्ट इट then we can do it, or else I believe we should move। ठीक है, helps increasing the profit। वैसे इसके सारे पॉइंट्स इसी से रिलेटेड हैं। लोअर कॉस्ट होती है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होती है, लोअर वेस्ट होता है जब एम्प्लॉय क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसका अगर मैं स्ट्रेट अवे कहूँ तो ऑल ऑफ द अबव इज द ऑप्शन। ठीक है, और ये इससे रिलेटेड है, इसको हम डिस्कस नहीं करते। और देख लेंगे, यस दैट्स करेक्ट। इम्प्रूव क्वालिटी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट, कॉस्ट लोअर करती है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, और लोअर द वेस्ट, वेस्ट को हम लोअर करते हैं। खैर ये ऑपरेशन मैनेजमेंट से ज़्यादा रिलेटेड था। ये भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन है, ऑपरेशन, जॉब मेथड, बैच मेथड, ये भी ऑपरेशन है। ये भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन। एचआर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 41। इसका प्लीज आंसर करें, आप इसको सोच लें, आंसर करें। आई हैव 145 टेक्स्ट मैसेजेस, और उसके बाद जो मैसेजेस आएंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लें और इसका आंसर करें प्लीज।
अच्छा, ये क्लास ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमने पढ़े थे, और डिफरेंट टाइप्स हमने, और ये 4 टाइप्स ही हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट की पढ़ी थी। फोर्स है, वर्ड से जाहिर है कि जब आप फोर्सफुली करते हैं और रिसोर्सेज और रिवॉर्ड भी नहीं होता, तो इनमें से वन इज वेरी क्लियर। ठीक है, आपके आंसर्स ले लेते हैं कि क्या है। एंड थिंग्स, व्हेन देयर इज अ फोर्स देन दैट इज नॉट अ कॉपरेशन। जब फोर्स है तो फिर वो कोऑपरेटिव नहीं है। ठीक है, ए दिया है स्टूडेंट ने। अच्छा, ये 98% ने जो है वो राइट आंसर दिया है। एक दो का जो है वो है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देख लें तो कोरिजन का मतलब होता है जोर, जबरदस्ती, सख्ती, जबर। इसका लफ्जी मायने है कि सख्ती, जुल्म, जबर, ना चाहते हुए किसी के आप जब काम करते हैं। और यहाँ पे वर्ड फोर्स सामने लिखा हुआ है। एम्प्लॉयर्स फोर्स टू वर्क, वो फोर्स करते हैं कि आप काम करो, सख्ती करते हैं। ये जैसा आपने देखा कि वो उसमें लिखा होता है जेल के अंदर, आर्मी के अंदर, और कुछ फैक्ट्री वर्क के अंदर वो सख्ती करते हैं मजदूरों, लेबर के ऊपर, और कि ताकि वो काम करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके अंदर उनका रिवॉर्ड नहीं होता। जेल के अंदर इसने एग्जैक्ट एग्जांपल दी थी कि जेलर, जहाँ पे जेल के अंदर लोगों से काम करवाया जाता है। तो दैट्स नॉट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में तो ये होता है कि कुछ दो और कुछ लो, मैं ये काम करूंगा तो इसके रिटर्न मुझे मिलेगा क्या। कोऑपरेटिव के अंदर होता है कि बेशक अगर मुझे कुछ ना मिले, मैंने काम करना जिसमें प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस मीट करनी होती हैं, ठीक है, इंजीनियर्स ने, प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने, तो वहां पे कोऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट चलता है। ठीक है, or committed toward their work. It's not any contract definitions के लिहाज से नहीं है। So it's very clear, it's a coercive contract. That's correct, coercive contract ही है इसका। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, अगेन एचआर से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम। एम नहीं है, मकसद नहीं है रिवॉर्ड सिस्टम का। इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है? इसका आंसर कर लें प्लीज। अच्छा क्लास, काफ़ी ने जो है वो आंसर दिए और अभी भी दे रहे। ओके, 20-30 सेकेंड्स हम और देख लेते
अच्छा क्लास, इसको बड़ा क्लियर देख लें। इसके अंदर इसने थोड़ा सा डॉजी इस वजह से दिया हुआ है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम का मकसद नहीं है, एम नहीं है। रिवॉर्ड सिस्टम का मकसद क्या होता है? इनकरेजमेंट करना। आप क्यों रिवॉर्ड देते हो? ताकि आपके एम्प्लॉयज इनकरेज हो। इसका मकसद क्या होता है? कि मोटिवेट करना, कि आपके एम्प्लॉय मोटिवेटेड हों। और रिवॉर्ड सिस्टम में क्वालिटी ऑफ स्टाफ हमने पढ़ा था बड़ा क्लियर, स्टिल रिमेंबर, कि जब आप रिवॉर्ड देते हैं तो जो अक्सर जो लोग स्ट्रगल करते हैं उस रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए, गेट करने के लिए, वो लोग आपके पास रह जाते हैं, तो क्वालिटी ऑफ स्टाफ आपके पास हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा रह गया पीछे? फ्लेक्सी टाइमिंग। फ्लेक्सी टाइमिंग इज अनदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट है। ठीक है, तो रिवॉर्ड सिस्टम का ये वाकई जो है एम नहीं है कि फ्लेक्सी टाइमिंग, क्योंकि वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बाकी सारे इसी से रिलेटेड है कि रिवॉर्ड में लाजमी नहीं है कि आप फ्लेक्सी टाइमिंग अचीव कर सके। हाउ कम इट्स इट्स को इसका आंसर ये बनता भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक वैसे एक वर्ड एक रिलेटेड टू एचआर उन्होंने बीच में दे दिया है कि ये इसका एम नहीं, और वाकई ये इसका एम नहीं है कि रिवॉर्ड सिस्टम तब दिया जाता है ताकि फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो सके। नहीं, ऐसा नहीं है। मे बी फ्लेक्सिबल टाइमिंग इज वन ऑफ द रिवॉर्ड सिस्टम ऑप्शन। ठीक है, बट नॉट द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम। बाकी सारे एम है, हमें क्लियर पता है, जो रह गया वो इसका एम नहीं है, दैट्स अ फ्लेक्स टाइमिंग। ठीक है, और ये मोस्टली ने राइट आंसर दिया है। ठीक हो गया, या दैट्स करेक्ट। ठीक है, फ्लेक्स टाइमिंग नहीं है, क्योंकि रिवॉर्ड में हम देखते हैं इंकरेजमेंट, मोटिवेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्टाफ जो है वो रिवॉर्ड के अंदर जाती है। नेक्स्ट पे आ जाए 43. Which one of the following is part of the recruitment rather than the selection process? क्लास, बड़ा फर्क था। इसको स्लाइड के अंदर दो मरतबा मैंने लाजमी बताया आपको जब रिवीजन में भी, कि रिक्रूटमेंट क्या होती है और सिलेक्शन क्या होती है। इसका आंसर फाइंड आउट कर लें, दे दें। अच्छा क्लास, इस तरह लिखना है, माशाल्लाह से कुछ स्टूडेंट अच्छा लिख रहे हैं। 43 आगे उसका आंसर, तो उस तरह लिख दें 43 हाइफन ए बी सी डी, जो भी है वो लिख दें। ठीक है, which one is a part of recruitment rather than, ठीक है। अच्छा जी, इसकी अगर एक्सप्लेनेशन देखें, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये हमने जब थ्योरी में पढ़ा था तो इसकी क्लियर डिस्टिंक्शन के अंदर मैंने डेफिनेशन दी थी कि रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है जिससे आप कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हो कि वो आपकी जॉब के लिए अप्लाई करे। यहाँ तक
कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे, उसने अप्लाई कर दिया, उसके बाद जितना है जो सारे प्रोसेस हैं, टेस्ट है, इंटरव्यू है, उसके पैनल इंटरव्यूज हैं, ये सारे उसके बाद की बात आती है। तो रिक्रूटमेंट रेदर देन द सिलेक्शन प्रोसेस, तो कौन सा एक ऐसा है, एक इन्होंने बताया जो कि रिक्रूटमेंट का हिस्सा है, सिलेक्शन का नहीं है। और रिक्रूटमेंट बाय डेफिनेशन हमने क्या देखा था कि रिक्रूटमेंट ये है कि आप जिसमें वैकेंसी को प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर पब्लिसाइज करते हैं, और मैंने बताया जैसे रोजी है, मुस्तकबिल है, इंडीड है, वेट है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहां पे जब एडवर्टीजमेंट देते हैं कि आपको ये आदमी, ये कैंडिडेट चाहिए, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये जॉब स्पेसिफिकेशन है उसकी, ठीक है, जिसके जो दो आज मैंने बताया था डॉक्यूमेंट भी अपलोड मैंने किया हुआ है, तो वो सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, वो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहलाता है। अब जब एम्प्लॉय ने अप्लाई कर दिया, आपके पास सीवीज आ गई है, तो सीवीज शॉर्टलिस्ट करना, इंटरव्यू के लिए बनाना, टेस्ट करना, ये सारी चीजें उसके बाद का प्रोसेस है। और वो प्रोसेस किसके अंदर आता है, वो सिलेक्शन के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, इंटरव्यू बाद का प्रोसीजर है, ये रिक्रूटमेंट में नहीं आता। आप इसको सिलेक्ट करते हो व्हेन यू आर टेस्टिंग, सिलेक्ट का है, और असेसमेंट सेंटर है। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, पर्सन स्पेसिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट, ठीक है, पोस्ट करना, ये सारे किसके हैं, ये रिक्रूटमेंट के हैं। और यहाँ पे जॉब एनालिसिस है। आई होप जॉब एनालिसिस का आपको पता है कि जब आप रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करते हैं, यू नीड अ पर्सन और नॉट, आपको पर्सन चाहिए भी कि नहीं चाहिए, फिर उसके बारे में किस टाइप का चाहिए, क्या नेचर है, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, जॉब्स क्या करेगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, ये सारे आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के 4 हिस्से हैं जो हमने देखे थे, ठीक है। इसका जो है पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, जॉब एनालिसिस इज द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, रेस्ट सारे पार्ट किसके, सिलेक्शन के। सॉरी आपका भी आंसर मैं ले लूं, क्या है 43 जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस, एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, ए अच्छा, कुछ ने बी का लिखा हुआ है, लेकिन बी और ये सारी तीनों टेक्निक सिलेक्शन की टेक्निक्स हैं तीनों। जॉब एनालिसिस इज द राइट आंसर, yes, that's a correct. Job analysis is the part of recruitment, rest all of them are the part of the selection, ठीक है। क्लास थोड़ा सा जो लेट कमर्स आए हैं उनके लिए बताता चलो, मैं इसको रिव्यू करता हूँ, इससे आगे हम चलेंगे, लेकिन कल मार्केटिंग का पढ़ा के फिर नेक्स्ट वीक में एक दिन हम दोबारा मॉक का कर लेंगे, ये भी रिवाइज कर लेंगे या देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, वरना 43 से आगे जो है एक दिन क्लास बेस्ड एग्जाम में दोबारा कर लूंगा, ये आप लोग जिस तरह रिकमेंड करते हैं उस दिन कर लेंगे। लेकिन कल मैं चाहूँगा मार्केटिंग टोटल फिनिश हो जाए, चैप्टर नंबर 12 रह गया, छोटा चैप्टर है, कल हम उसको फिनिश कर दें, ठीक है। अच्छा क्लास, मैंने आज जो है वो डिटेल के अंदर जो गूगल ड्राइव है उसके बारे में बताया है, उस ड्राइव का लिंक पहले भी शेयर किया था, आज भी मैंने शेयर कर दिया है। इसके अंदर कौन कौन से फोल्डर्स हैं, हर फोल्डर के अंदर एचआरएम का अगर मैं फोल्डर क्लिक करूं, ठीक है, तो एचआरएम से जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो 4 डॉक्यूमेंट हैं। पहला थ्योरीज ऑफ एचआरएम, ठीक है, आई डोंट नो ये स्क्रीन आपको आ रही है कि नहीं आ रही, मैं एक एंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको ये एंटायर स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, एचआरएम की ड्राइव है, ठीक है, एंटरप्राइज मैनेजमेंट की जो आपकी ड्राइव मौजूद है, इसके अंदर ये फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। थोड़ी सी एफर्ट्स और मेहनत चाहिए, क्योंकि सम एक क्वेश्चन और क्यूरी आया था कि इवन ड्राइव भी आप अंडरस्टैंड कर लें तो बहुत बड़ी बात है। आई डोंट नो कि व्हाई यू नीड अ स्पून फीडिंग, ठीक है। एचआर का बना हुआ फोल्डर हम पढ़ चुके हैं, मार्केटिंग का बना हुआ हम पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इस वजह से बनाया है कि एचआर के अंदर और इवन मार्केटिंग के मैनेजमेंट के से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। आगे क्योंकि मैनेजमेंट है, ट्यूकेम में भी आएगी और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी आएगी। एचआरएम के फोल्डर के अंदर दोबारा से बताता चलूँ, 4 चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन टू एचआरएम यानी थ्योरीज ऑफ एचआरएम का ये फोल्डर, चैप्टर 14 के जॉब डिस्क्रिप्शन के ये नोट्स मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 13 HR theories and practices related to motivation and human resource management, चैप्टर 14, ये 4 डॉक्यूमेंट्स इस फोल्डर के अंदर हैं। बाकी रिलेटेड है, स्पोर्टिंग है, रिसर्च पेपर है, और ये एक पूरी बुक मौजूद है, ठीक है, रेमंड एंड नोल की, ये आप देख सकते हैं जो कि HRM से रिलेटेड है, ठीक है। कम बैक टू अगेन मेन फोल्डर, देन मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर अगर जब एंटर होंगे तो आपके पास एक एंटरप्राइज मैनेजमेंट का फोल्डर है, और फिर ये कॉटलर एंड केलर की बुक की सारी स्लाइड्स हैं, ये एडिशनल है आपके लिए,
ठीक है, कि ये आपको अगर आप चाहते हैं तो आप इनको देख सकते हैं। वरना एंटरप्राइज मैनेजमेंट को आप जब क्लिक करें, ये डॉक्यूमेंट का नाम है एंटरप्राइज मैनेजमेंट मार्केटिंग ICM में, ठीक है। इसके अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट में है ये, ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन द मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे ये एंटरप्राइज मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 और 11 मौजूद है, ठीक है। बाकी मैंने ICM में की आउटलाइंस बताई थी, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो भी फिनिश होता जा रहा है, तो इस वजह से है कि ICM में की जो मैंने वेबसाइट बताई थी, ठीक है, उसकी वेबसाइट पे आपकी कोर्स आउटलाइन है। मैं यहाँ से भी अगेन अगर मैं गूगल कर लूँ, ठीक है, और गूगल में मैं लिखूँ एंटरप्राइज मैनेजमेंट कोर्स आउटलाइन, आप बिलीव करें कि मैंने इसके अंदर ICM में नहीं लिखा, लेकिन आप देख सकते हैं कि थर्ड लिंक ही ICM में का है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये उससे रिलेटेड इसकी कोर्स आउटलाइन ये भी मौजूद है, लेकिन मैं आपको वो लिंक देना चाहता हूँ जहाँ पे ये सिलेबस है। अगेन मैं अगर इसको कोर्स आउटलाइन बाय ICM में, ठीक है, ये आपके पास सिलेबस का लिंक आ जाएगा ICM में का। ऑल्दो थर्ड के अंदर भी वो PDF का डॉक्यूमेंट है। ये आपकी सारी लेवल्स आ गए, ऑपरेशनल लेवल, मैनेजरियल लेवल के अंदर आपका इवन स्ट्रेटेजिक लेवल और आपके प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आपके फर्दर ओल्ड सिलेबस एंड पॉलिसीज 2016, 15, 598 पुरानी दी, 2016 तक लेटेस्ट सिलेबस और पॉलिसीज भी दी हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो है वो मैनेजरियल लेवल है, ये आगे एंटरप्राइज मैनेजमेंट, नेक्स्ट लिंक आपका खुल जाएगा और यहाँ पे एंटरप्राइज मैनेजमेंट की सारी आपकी कोर्स आउटलाइन आ जाएगी, ठीक है। ये मैं पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, आज भी बता दिया है आपके। इसके एंटरप्राइज मैनेजमेंट के 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से पार्ट B HRM और C ऑलमोस्ट 90% हम फिनिश कर चुके हैं। पार्ट A जो है ऑपरेशन और पार्ट D जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अभी तक हमने नहीं किया, ठीक है। तो B और C हम 90% दोनों कर चुके हैं। C का 90% हो गया, B फिनिश हो चुका है। B इज 100%, C इज 90%। ये बताया, और चैप्टर नंबर 11 के जो कुछ टॉपिक्स थे वो मिस थे, वो मैंने आज करवाए हैं, ठीक है। होपफुली आज क्लियर होगा, क्योंकि अगर इफ यू आर लेट, अगर आप लेट ज्वाइन किया 2 महीने 2.5 महीने बाद भी इवन मेरे पास मैसेज आए कि मैंने ज्वाइन किया, बीच में क्लासेस मिस की हैं, तो प्लीज कोप अप कर लें आप अपने क्लास फेलो से, जो CRs हैं, आपके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेशन है, उनसे बाकियों के नंबर ले लें और उनसे राब्ते में रहें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप लेक्चर मिस करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। आप जब मिस कर देते हैं उसके बाद आपको नहीं समझ आती है, तो ये आप कोशिश करें कि आपने उसके बाद खुद से देखना है कि क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ा लिया, और अब हम कहाँ पे हैं और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, ठीक हो गया। लेकिन ये इसके रिव्यू देने का मकसद भी मेरा यही था कि ताकि आप लोग कैचअप कर लें इससे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और मुझे पता है कुछ ने जो क्वेश्चन किए थे आज वो इस क्लास के अंदर नहीं मौजूद, ठीक है। दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट। आप 2-3 क्लासेस मिस करते हैं, इवन 4 मिस करेंगे, और उसके बाद फिर आप कहेंगे कि आपको ये चीज़ें नहीं आती। यस, दोज पीपल आर नॉट हियर इन द क्लास। चलें क्लास, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। कल मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, उसको कोशिश करेंगे कल ही फिनिश हो जाए, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे उस पर चलेंगे। क्लास बेस्ड एग्जाम जो है वो आप अपना फीडबैक ले लें, मुझे बता दें कि क्या है। इसको अब नेक्स्ट वीक में मैं इससे 43 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, ओके, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह कल ले लूंगा जो आज पढ़ाया। आज तो बहुत 2 टॉपिक छोटे से ही पढ़ाए थे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।